हाय गाइस, लेट्स स्टार्ट द लेक्चर नाउ। पिछली क्लास में आपने पढ़ा था कर्व और उसके सेटिंग आउट के कुछ मेथड्स पढ़े थे। आपने पढ़ रखा है अभी परपेंडिकुलर ऑफसेट मेथड, रेडियल ऑफसेट मेथड एंड ऑफसेट फ्रॉम कॉर्ड प्रोड्यूस मेथड। हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने वाले थे उस ऑफसेट फ्रॉम कॉर्ड प्रोड्यूस का। सो मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, वर्कबुक ओपन कीजिए और उस क्वेश्चन को पहले हम लोग अभी सॉल्व करेंगे और फिर एक और मेथड है जो हम लोग को डिस्कस करना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 9, पहले क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व कीजिए एंड फिर एक और मेथड डिस्कस करेंगे, फिर हम लोग अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो देखो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या लिखा है। the two tangents intersect at a channel of 70.85. The deflection angle is being 70 degree. Calculate the necessary data to set out a circular highway curve of 20 chain radius to connect the tangents by the method of offset from chord produced. Offset from chord produced कर लो, उसको आगे ऐड कर लो। Offset from chord produced, आपको याद है ना, ऑफसेट फ्रॉम कॉर्ड प्रोड्यूस्ड, ठीक है। सो उसको पूरा कर लीजिए, वहां पे लिख लीजिए ऑफसेट फ्रॉम कॉर्ड प्रोड्यूस और टेक 20 मीटर चेन लेंथ, 100 लिंक्स है। सो अब तो सबसे पहले ये देखो कि इसमें बहुत सारे डेटास दिए हुए हैं, मैं इसको लिखता हूं पहले। सो इस क्वेश्चन नंबर 9 में देखो, टू टेंजेंट्स इंटरसेक्ट एट अ चेन एट, पहले ये बताओ कहां का ये चेन रहा होगा। तो लिखा है ना, टू टेंजेंट्स इंटरसेक्ट एट अ चेन ऑफ। तो सिचुएशन कुछ ऐसी रही होगी कि ये टेंजेंट 1 है, टेंजेंट 2 है, जिसको बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड कहते थे, और जिस पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट करती है उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। और ये इस V पॉइंट का चेनेस दिया हुआ है, कितना है भाई? तो चेनेस की वैल्यू है 70.85 और इसका मतलब ये हुआ कि 70 चेन एंड 85 लिंक्स हैं। तो पहले तो ये बता दो कि चेन का कॉन्फ़िगरेशन कौन सा दिया है। 20 मीटर की चेन है, 100 लिंक वाली। तो हम लोग क्या करेंगे, उस 20 मीटर की चेन जो 100 लिंक वाली है उसको सबसे पहले हम लोग डायमेंशन का यूज करते हुए हम लोग चेन को मीटर्स में निकाल लेंगे। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर ही लो साथ में। 70 इंटू 70 चेन है तो 70 इंटू 20 लेंथ हो गई एंड प्लस 85 इंटू डायमेंशन ऑफ लिंक कितना होगा, सो 20 अपॉन 100, ठीक है भाई। एक चेन 20 मीटर में 100 लिंक है तो हर एक लिंक का डायमेंशन कितना हुआ, 20 अपॉन 100, दैट मल्टीप्लाइड बाई 85। जरा चेक करते हैं इसकी वैल्यू कितनी आ रही है। सो दिस वैल्यू कम्स आउट 70 इंटू 20 प्लस 85 इंटू 20 बाई 100। दिस वैल्यू कम्स आउट एज 1417 मीटर। सो ये वैल्यू आ रही है 1417 मीटर। सो अब यहाँ पे आप खुद ही सोच लो कि जैसे हमने यहाँ पे निकाला है 1417 मीटर, अब एक चीज और क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये वाली डिफ्लेक्शन एंगल क्या है दोनों टेंजेंट के बीच में। यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है द डिफ्लेक्शन एंगल इज बीइंग 70 डिग्री। सो हम लोग क्या लिखेंगे, दिस डेल्टा इज इक्वल टू 70 डिग्री। चलो दो डेटा मिल गए। कैलकुलेट द नेसेसरी डेटा टू सेट आउट अ सर्कुलर हाईवे कर्व ऑफ 20 चेन रेडियस। तो पहले आप ये बताओ, जैसे मान लो कि कर्वेचर ऐसे बनी तो इसकी रेडियस की जब बात करते हैं हम लोग, सो आप यहाँ पे देखो दिस वन इज T1 पॉइंट, दिस वन इज T2, जो मैं बता रखा हूं ऑलरेडी आपको, और ये कुछ इस तरीके से होगी। सो यहाँ पे दिस वन इज अ सेंटर सपोज, और ये रेडियस की वैल्यू 20 चेन रेडियस है। तो आप बताओ 20 चेन कहने का मतलब कितनी रेडियस हो जाएगी, 20, और एवरी चेन का डायमेंशन कितना था, 20 मीटर। सो 20 इंटू 20 वी आर गेटिंग दिस एज 400 मीटर। तो आप देखो आपको जो डेटास मिल गई है वो है चेनेस एट V, डिफ्लेक्शन एंगल, और ये अब यहां से हम लोग रिलेट करेंगे एंड वी विल कैलकुलेट कि ये टेंजेंट की लेंथ क्या है ना, ये वाली टेंजेंट की लेंथ क्या है, फिर निकालेंगे कि ये लेंथ ऑफ कर्व क्या है, L। आप जानते हो कि ये भी डेल्टा होती है। तो इन सब का रिलेशन आप देख रखे हो किस तरीके से कैलकुलेट की जाती है, बेसिक पैरामीटर आपने पढ़ा था पिछली क्लास में। अब देखो यहाँ पे लिखा है टेंजेंट ऑफसेट फ्रॉम कॉर्ड प्रोड्यूस मेथड, और इसमें जितना डेटा दिया हुआ था ना वो सब हमने इनकॉर्पोरेट कर दिया, आपको दिखा दिया है। तो आप मुझे बताइए यहीं पे कि जब हमें नेसेसरी डेटा निकालना है वो भी ऑफसेट फ्रॉम कॉर्ड प्रोड्यूस मेथड से, तो नेसेसरी डेटा क्या हो सकती है ऑफसेट फ्रॉम कॉर्ड प्रोड्यूस यूज करने के लिए। तो आपको तो ये समझना चाहिए कि नेसेसरी डेटा आपने जो पिछली क्लास में देखा था उसमें क्या था, ऑफसेट्स की वैल्यू थी। तो ऑफसेट O1, O2 एंड O3 से लेकर के ON-1 तक सेम एंड आखिरी फिर ON। लेकिन ये सब निकल तभी पाएगी जब आप इंटरमीडिएट कॉर्ड्स की वैल्यू निकालोगे। आपको अगर याद हो रिलेशंस तो क्या था, C1 स्क्वायर अपॉन 2R, फिर C1C प्लस C स्क्वायर अपॉन 2R। तो इस तरीके से जितने भी इंटरमीडिएट कॉर्ड है C1 से लेकर के CN तक वो सभी वर्कआउट हमें करने पड़ेंगे। यही है इसका कॉन्सेप्ट।
अब आप बताओ कि इंटरमीडिएट कॉर्ड निकालना है तो हमें चेन एज की वैल्यू चाहिए होगी। आप ना ऐसे चलो कि फाइनली क्या चाहिए, ऑफसेट, यही बोला ना कि डेटा निकालना है। क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन किया हुआ कि कैलकुलेट द नेसेसरी डेटा टू सेट आउट अ कर्व। तो नेसेसरी डेटा है क्या, ऑफसेट की वैल्यू। और ऑफसेट निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, इंटरमीडिएट कॉर्ड। इंटरमीडिएट कॉर्ड निकालने के लिए क्या चाहिए, चेन एज। और चेन एज निकालने के लिए क्या चाहिए, लेंथ ऑफ कर्व और लेंथ ऑफ टेंजेंट। ठीक है, अब मैं आपको याद दिलाता हूं कि मैंने लास्ट टू लास्ट क्लास में एक क्वेश्चन आपको दिया था। मैंने बोला था कि इस क्वेश्चन के अंदर आप बेसिक पैरामीटर्स भी कैलकुलेट कर लेना। ठीक है, हमने बोला था कि सेटिंग आउट नहीं, सिर्फ बेसिक पैरामीटर्स निकालने थे कि लेंथ ऑफ कर्व क्या है, लेंथ ऑफ ये सारी चीजें, तो वो आप यहां पे देख पाओगे अभी। ठीक है, अपने आंसर को मैच भी कर पाएंगे। तो अब यहां से मैं शुरुआत करता हूं सबसे पहले बेसिक पैरामीटर्स। स्टेप वन, बेसिक पैरामीटर्स। पहला है लेंथ ऑफ टेंजेंट। लेंथ ऑफ टेंजेंट, दिस इज VT1 इज इक्वल टू, रिलेशन पढ़ रखा है आपने, R10 डेल्टा बाई 2। तो इसकी वैल्यूज निकाल लेते हैं। दिस इज 400 इंटू 10, डेल्टा की वैल्यू क्या है 70/2। चेक करो कितनी आ गई। सो दिस इज 410 70/2 एंड दिस इज 280 मीटर। वैसे 08 आ रही है लेकिन मैंने इसको राउंड ऑफ करके ऐसे लिखा है 280 मीटर। आगे देखते हैं लेंथ ऑफ कर्व कितनी आ जाएगी। लेंथ ऑफ कर्व, सो लेंथ ऑफ कर्व स्मॉल l, रिलेशन क्या लिखेंगे 2πr अपॉन 360 डिग्री इंटू डेल्टा। चेक करते हैं इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2π r की वैल्यू 400 डिवाइडेड बाई 360 डिग्री मल्टीप्लाइड बाई 70 डिग्री। चेक कर लो। सो दिस कम्स आउट एज 2π इंटू 400 इंटू 70 होल डिवाइडेड बाई 360 डिग्री and this comes out as 488.7 meter, 488.7 मीटर। सो आप देखो ये जो वैल्यूज निकल के आ रही है, ठीक है, एक बार चेक कर लें, 2π 470 और ये आ जाएगी 10, तो ये आ रही है 488.7 मीटर। तो आपके सामने लेंथ ऑफ टेंजेंट मालूम और आप देखो यहाँ पे लेंथ ऑफ कर्व भी मालूम। अब हम लोग सीधा चलते हैं चेन एज पे। लेकिन चेन एज पे जाने से पहले मैंने आपको याद दिला दूं, मैंने आपको बोला था कि आप क्वेश्चन सॉल्व करो और बेसिक पैरामीटर आप उसके आंसर्स को भी मैच कर लीजिए। और आपके बस चूंकि मैंने आपको क्वेश्चन दे रखा है तो मैं कुछ एक्स्ट्रा पार्ट भी सॉल्व कर रहा हूं जो इस क्वेश्चन में रिक्वायर्ड नहीं है। तो अब इसको थोड़ा सा होल्ड करते हैं और मैं आपको 2-3 पैरामीटर और दिखा देता हूं। क्वेश्चन में पूछा नहीं गया है लेकिन बेसिक पैरामीटर का कैलकुलेशन अब मैंने बोला था इसलिए मैं आपको करके दिखा रहा हूं। थर्ड वन हम लोग निकाल लेंगे मिड ऑर्डिनेट। मिड ऑर्डिनेट, इसकी जरूरत इस क्वेश्चन में तो नहीं है लेकिन चूंकि दे रखा है इसलिए मैं सॉल्व कर रहा हूं। मिड ऑर्डिनेट की वैल्यू क्या थी, दिस इज r 1 माइनस कॉस डेल्टा बाई 2। ठीक है, सो दिस वी कैन राइट r इज व्हाट 400 1 माइनस कॉस 70/2 कितनी हो जाएगी, दिस इज 1 माइनस कॉस 70/2 मल्टीप्लाइड बाई 400 कितनी आ गई, दिस इज 72.34 मीटर। मिड ऑर्डिनेट आ गई। फिर वहीं पे चलते हैं नीचे, फोर्थ वन मिड ऑर्डिनेट हो गया है। इसके बाद देखिए हम लोग लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट कॉर्ड। लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट कॉर्ड T1 D T2 एंड दिस इज 2r साइन डेल्टा बाई 2 है ना। ये 2r साइन डेल्टा बाई 2, दिस इज 2 इंटू 400 इंटू साइन 70/2। व्हाट इज द वैल्यू, दिस इज 2 इंटू 400 इंटू साइन 70/2। दिस वैल्यू कम्स आउट एज 458.86 मीटर। ये आ जाएगा लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट कॉर्ड। एक पार्ट और बचता है, फिफ्थ वन और ये है एपेक्स, जिसको बोलते थे एक्सटर्नल एपेक्स और एक्सटर्नल डिस्टेंस। इसकी वैल्यू VC आपको याद होगी,
दिस इज r sec delta by 2 minus 1, ये रिलेशन थी. सो वी आर गेटिंग दिस वैल्यू r as 400 sec delta by 2, that is 70 by 2 minus 1. सो ये आ जाएगी 4. दिस -1 इंटू 400, ये जो वैल्यू आ रही है दिस वी आर गेटिंग 88.3 मीटर. ठीक है, एक बार फिर से चेक कर लेते हैं. दिस इज sec 35 बाई 88.3 मीटर. सो आप देख लो, हमने जो आपको बोला था कि सारे बेसिक पैरामीटर्स निकालने हैं, ठीक है, लास्ट क्लास में एक होमवर्क दिया था मैंने आपको, वो अभी कंप्लीट हो गया है. 2 और भी चीज़ें बचती हैं, चेन एज. तो अब थोड़ा इस क्वेश्चन की बात करें कि क्वेश्चन नंबर 9 में क्या इसकी ज़रूरत पड़ेगी हमें, मिड ऑर्डिनेट, लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट कॉर्ड और एपेक्स, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है. ठीक है, हमें ज़रूरत किसकी पड़ेगी, चेन एज की. हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी, लेंथ ऑफ कर्व, लेंथ ऑफ टेंजेंट की. ठीक है, इन सब की जरूरत नहीं पड़ेगी जो हमने यहाँ पे ऑलरेडी इनक्लोज करके लिखा हुआ है. ये आपके सिर्फ रेफरेंस के लिए था कि किस तरीके से सॉल्व करना था इसे. ठीक है, चलो अब थोड़ा सा ना इसको लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं. सो अब यहाँ से इस वाले पार्ट को हटा देता हूँ, चेन एज वाली शुरुआत करेंगे हम लोग. सो अगला चेन एज, ये सिर्फ हमने आपको अलग से सॉल्व करके दिखाया था, हालांकि दिस इज नॉट रिक्वायर्ड इन क्वेश्चन. सो 2 हो गया है. अब चलते हैं तीसरे पे. हमें क्या चाहिए, चेन एज. सो तीसरा चेन एज 1 हो गया लेंथ ऑफ टेंजेंट, दूसरा हो गया लेंथ ऑफ कर्व, तीसरा हो गया चेन एज. और आपको मालूम है कि चेन एज एट V, चेन एज एट V इट इज 1417 मीटर, यही है ना. नाउ अगर यहां से हम लोग चेन एज निकालें तो सबसे पहले वी विल कैलकुलेट चेन एज एट T1. इसकी वैल्यू क्या लिखेंगे, सो दिस इज चेन एज एट V माइनस VT1. ठीक है, जो हमारी लेंथ ऑफ टेंजेंट थी. सो कितना लिखेंगे, दिस इज 1417 माइनस ऑफ VT1 कितना निकाला, 280 मीटर. 280, चलो निकाल लेते हैं. सो ये आ जाएगी 1417 माइनस 280 एंड दिस वैल्यू कम्स आउट एज 1137 मीटर. 1137 मीटर. B, chain is at T2. Chain is at T2 is equal to chain is at T1 प्लस लेंथ ऑफ कर्व. ये सब कैसे होती है, ये ऑलरेडी आप पिछली क्लास में समझ चुके हैं इन सब का डिटेलिंग. तो यहां पे सिर्फ उस कॉन्सेप्ट को मैं यूज कर रहा हूं. तो ये चेन इज एट T1 कितनी हो जाएगी, 1137 प्लस लेंथ ऑफ कर्व निकाला था 488.7. सो दिस बिकम्स प्लस 488.7 एंड दिस वैल्यू कम्स आउट एज 1625.7 मीटर. सो आप देखो यहाँ पे चेन इज सॉल्व हो चुकी है. अब हमें निकालना क्या है, इंटरमीडिएट कॉर्ड्स. सो अब मैं 4th स्टेप पे चलता हूं. सो वी हैव द 4th कैलकुलेशन, इंटरमीडिएट कॉर्ड लेंथ. इंटरमीडिएट कॉर्ड लेंथ. सो सबसे पहले निकालेंगे हम लोग फर्स्ट इंटरमीडिएट कॉर्ड. सो लेट्स कैलकुलेट द फर्स्ट इंटरमीडिएट कॉर्ड. इसका नोटेशन होता है C1 और लेट मी रिमाइंड यू द रिलेशन फॉर दिस.
इट वॉज मल्टीपल ऑफ चेन लेंथ जस्ट ग्रेटर देन, मल्टीपल ऑफ चेन लेंथ यहां पे कितनी है 20, सो मल्टीपल ऑफ 20 जस्ट ग्रेटर देन, मल्टीपल ऑफ चेन लेंथ जस्ट ग्रेटर देन चेनेस एट T1 होता था, तो T1 की चेनेस क्या है आप देख लो 1137, जस्ट ग्रेटर देन 1137 माइनस 1137। आप याद करो ना, यही तो रिलेशन आपने पढ़ा था। आपने इस एरिया को काफी ज्यादा डिटेलिंग में आपने देख रखा पिछली क्लास में, थोड़ा सा भी कंफ्यूजन आए उसके बाद आप अपना नोट्स पलट के देखिए या फिर आप वीडियो को दोबारा देख लीजिए। सो अब देखो इंटरमीडिएट कॉर्ड लेंथ C1 इज इक्वल टू मल्टीपल ऑफ 20 जो कि चेन लेंथ लिखा गया था जस्ट ग्रेटर देन चेनेस एट T1 जो कि 1137 है। तो उस हिसाब से अगर जाएं हम लोग तो इसकी वैल्यू क्या लिख सकते हो आप बताओ, 20 की मल्टीपल इससे जस्ट बड़ी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1137 से बड़ी वैल्यू 1140, यही तो है 20 की मल्टीपल माइनस 1137, सो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, दिस इज जस्ट 3 मीटर। सो पहली कॉर्ड लेंथ 3 मीटर आ गई। उसके बाद आप आगे जाओ, सो आप देखो दिस इज C2 इज इक्वल टू C3। चलो एक काम करते हैं, पहले n की वैल्यू भी निकाल लेते हैं, उसके लिए Cn की जरूरत पड़ेगी हमें। और इसको क्या लिख सकते हैं, Cn का रिलेशन क्या था, सो चेनेस एट T2 माइनस मल्टीपल ऑफ चेन लेंथ जस्ट लेस देन चेनेस एट T2। सो चेनेस एट T2 है कितनी 1625, इट इज 1600, आई विल राइट 1625.7 minus multiple of 20 just less than 1625.7 मीटर। ठीक है, चेनेस एट T2 माइनस मल्टीपल ऑफ 20 जस्ट लेस देन दिस, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, दिस आई कैन राइट इट इज 1625.7 माइनस, जरा बताना 20 का मल्टीपल कितना लिखोगे, 20 का मल्टीपल अगर लिखे हम लोग इससे जस्ट छोटी वैल्यू 20 का मल्टीपल, तो आप बताओ इससे जस्ट छोटी वैल्यू जो 20 का मल्टीपल हो दैट इज 1620। मैं फिर से बोल रहा हूं कि अगर किसी को थोड़ा भी डाउट हो तो आप पिछला वीडियो टर्न करके देखिए, काफी ज्यादा डिटेलिंग में आपने इसे पढ़ रखा ऑलरेडी। ये सब ऐसे ही अब डायरेक्टली बनना चाहिए आपसे। कितनी आ रही है 5.7 मीटर, इट इज 5.7 मीटर। अब एक काम करते हैं कि जब ये मिल चुकी है हमें तो हम लोग यहाँ पे नंबर ऑफ इंटरमीडिएट कॉर्ड्स निकाल सकते हैं। सो वी कैन राइट नंबर ऑफ इंटरमीडिएट कॉर्ड n, I guess you remember the relation L minus C1 माइनस Cn डिवाइड बाई चेन लेंथ जो कि 20 हो जाएगी एंड प्लस 2, यही था ना रिलेशन। ये हमेशा इंटीजर में आएगी, क्यों आएगी ये भी मैंने बता रखा है आपको कि पूरे लेंथ में से पहला और आखिरी कॉर्ड हटा दो तो वो तो मल्टीपल ऑफ चेन लेंथ ही है ना, उसमें फिर आखिरी में फिर 2 जोड़ दिया तो ये कितनी आ जाएगी, दिस इज लेंथ की बात करते हैं 488.7 इज द लेंथ, minus C1 is 3 meter and minus Cn 5.7 meter and whole divided by 20 and plus 2 कितनी हो जाएगी, what is the value, let's check, this is 488.7 minus 3 minus 5.7 whole divided by 20 and plus 2 and this is 26। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो आप देख रहे हो ना C1 और ये जो Cn है ना ये बेसिकली C26 है, आखिरी है ना वो, तो ये C आखिरी कॉर्ड है C26, तो आपको C1 मालूम C26 मालूम एंड अब यहां पे आई कैन राइट ऑल अदर कॉर्ड्स C2 C3 C4 कहां तक C25 तक, C1 C2 C3 C4 एंड सो ऑन C25 तक ये कितनी हो जाएगी 1 चेन लेंथ। 1 चेन लेंथ इसका मतलब 20 मीटर। सो आप खुद देख लो कि पहली कॉर्ड लेंथ की वैल्यू आई है 3 मीटर और दूसरे से लेकर के 25वें कॉर्ड तक ये है 20 मीटर और आखिरी कॉर्ड जो 26वां कॉर्ड है वो है 5.7 मीटर।
सब मिलाकर के 26 नंबर हमने फिर निकाल लिया। ठीक है, अब देखो आपका जो बेसिक पैरामीटर था वो कंप्लीटली सॉल्व हो गया। ठीक है, तो जो क्वेश्चन आपने लास्ट टू लास्ट क्लास में देखा था, जो हमने आपको बोला था कि एज अ होमवर्क यू विल हैव टू सॉल्व दिस, वो अभी पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। अपने आंसर्स को मैच कर लीजिए आप, यही कॉन्सेप्ट होता है इसका। अब हम लोग यहाँ से थोड़ा आगे बढ़ेंगे और हम लोग बढ़ेंगे उस मेथड की तरफ जिसका हम लोग जिक्र कर रहे हैं, दैट इज ऑफसेट फ्रॉम कॉर्ड प्रोड्यूस्ड। और उसमें हमें क्या चाहिए होती है, तो मैंने बता रखा आपको वी जस्ट नीड द ऑफसेट वैल्यू, तो ऑफसेट निकालना है, सिंपल। मैंने आपको बताया था ना कि सेटिंग आउट करना काफी आसान होता है। बस इसमें क्या है कि अगर बेसिक पैरामीटर समझ जाते हो तो अल्टीमेटली जो सेटिंग आउट के मेथड्स हैं उससे हमें आउटकम एक फार्मूला मिलता है और उसकी वैल्यू रिपोर्ट करनी पड़ती है। आपके समझने के लिए किस तरीके से सेट आउट करेंगे मैंने वो भी आपको पिछली क्लास में समझा रखा है। अब एक काम करो, यहां से आप कंप्लीट कर लो दिस वन। ठीक है, चेनेज है और इंटरमीडिएट कॉर्ड है, डू इट नाउ। यहां से लिख लीजिए दिस वन। सो अब यहां से हम लोग सॉल्व करेंगे ऑफसेट की वैल्यू। देखो ऑफसेट की वैल्यू देखें, सो दिस वन आई कैन राइट स्टेप 2 ऑफसेट फ्रॉम कॉर्ड प्रोड्यूस्ड। अब ये क्या है, डेटास टू सेट आउट दिस कर्व। इस कर्व को सेट आउट करने के लिए डेटास क्या क्या होंगे, तो सबसे पहले ऑफसेट्स और इंटरमीडिएट कॉर्ड चाहिए था। इंटरमीडिएट कॉर्ड ऑलरेडी निकाल लिया हमने। अब यहां से ऑफसेट कैलकुलेट करता हूं। सबसे पहले O1 की वैल्यू, आई गेस यू रिमेंबर दिस इज C1 स्क्वायर अपॉन 2R है, C1 स्क्वायर अपॉन 2R। फिर देखो O2, आई कैन राइट दिस इज C1C प्लस C स्क्वायर अपॉन 2R। ठीक है, फिर हो जाएगी O3 इज इक्वल टू O4 इज इक्वल टू कहां तक, O25 तक, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, दिस इज C स्क्वायर अपॉन R, है ना। और लास्ट है O26, द लास्ट वन इज O26 एंड दिस इज इक्वल टू C इंटू C26 प्लस C26 स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई 2R। ये भी आपने पिछली क्लास में बहुत अच्छी तरीके से समझ रखा है। हमें करना क्या है, हमें इन सब की वैल्यूज रिपोर्ट करनी कि सभी ऑफसेट की वैल्यू क्या होगी 1 से लेकर के 26 तक। तो आप जानते हो कि 3rd से लेकर के 25 तक इसकी वैल्यू C स्क्वायर अपॉन R होती है। अब इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू निकालते हैं, कितनी होगी, तो आप बताओ। C1 की वैल्यू आपने जस्ट अभी निकाला था 3, सो आई विल राइट इट इज 3 स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 400। वैल्यूज बाद में लिखेंगे, पहले फॉर्मुलेट कर लेते हैं। फिर है C1 की वैल्यू क्या है 3 और C की वैल्यू 20 एंड प्लस 20 स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई 2 इंटू 400। सो ये हो जाएगी 3 इंटू 20 प्लस 20 स्क्वायर 2 इंटू 400, और ये क्या हो जाएगी, दिस इज 20 स्क्वायर अपॉन 400। ठीक है, 20 स्क्वायर अपॉन 400। अब ये क्या हो जाएगी, अगर यहां पे देखो C इंटू C26, तो ये हो जाएगी 20 इंटू C26 की वैल्यू क्या है, इट इज 5.7, सो आई विल राइट 5.7 प्लस 5.7 स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई 2 इंटू 400। अब ये सभी ऑफसेट्स की वैल्यू है। अब एक एक करके इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विथ, सबसे पहले इट इज 3 स्क्वायर अपॉन 2 into 400 and this value we are getting as 0.01125 meter। उसके बाद है this is
3 into 20 plus 20 square divided by 2 into 400. 3 into 20 plus 20 square divided by 2 into 400, and this value comes out as 0.575 meter. नेक्स्ट है 20 स्क्वायर तो 400 upon 400, ये तो 1 मीटर आ गई एग्जैक्टली. नाउ हियर इट इज 20 into 5.7 plus 5.7 square whole divided by 2 into 400. 20 into 5.7 plus 5.7 square 2 upon 400, and this value comes out as 0.183 मीटर. आप देख लो यहाँ पे, अब आपको समझ में आ चुका होगा ये किस तरीके से सॉल्व की जा रही है. अब देखो इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने से ना आपको इस मेथड का ही नहीं, कर्व के पूरे कंप्लीट चैप्टर का भी आपको आइडिया लगता है कि क्या क्या बेसिक पैरामीटर्स होते हैं, किस तरीके से कैलकुलेट होते हैं, क्या इसका सिग्निफिकेंस है, ठीक है, क्या इसका मीनिंग है, और किस तरीके से हम लोग इस कैलकुलेशन फाइनल डेटा जिसको हम लोग बोलते हैं डेटा रिक्वायर्ड टू सेट आउट द कर्व तक पहुंचेंगे. ठीक है, तो आप देखो यही हमें फाइनली चाहिए थी, लेकिन ये हमें कैलकुलेट करने के लिए सी की जरूरत पड़ी, और सी के लिए चेनस की जरूरत पड़ी, चेनस के लिए लेंथ और टेंजेंट की जरूरत पड़ी, और उसके लिए डेटा क्वेश्चन दिया हुआ था. तो इस तरीके से हम लोग आगे बढ़ते हैं. आई होप कि आपको ये मेथड समझ में आ चुका होगा अब तक, और इन सबको आप लिख लीजिए. और एक मेथड और बचा है जिसका जिक्र हम लोग अब करेंगे, दैट इज डिफ्लेक्शन एंगल. सो नाउ राइट इट डाउन. चलो, now we'll start the next method, that is fourth method, deflection angle method. Write it down, heading लिखिए, deflection angle method. Method 4, डिफ्लेक्शन एंगल मेथड. चलो स्टार्ट करते हैं. डिफ्लेक्शन एंगल में करना क्या है, देखो नाम से भी क्लियर हो रहा है कि हम लोग डिफ्लेक्शन एंगल निकालने जा रहे हैं. कैसे, किस तरीके से? तो जैसे पिछले मेथड में आपने क्या देखा था कि आपके पास में एक कर्व है, उस कर्व के कई सारे पॉइंट्स बने थे, इंटरमीडिएट पॉइंट्स, और एक एक करके हमने सबके लिए रिजॉल्व किया था. एक डायग्राम बनाया था और पहले आपने पेपर पे रिजॉल्व किया, उसके सारे डेटास को फाइंड आउट किया और उससे फार्मूला निकल के आई, उससे न्यूमेरिकल डेटा कैलकुलेट हो गया, और फिर हमने ये बताया था कि ग्राउंड पे कैसे सेट करते हैं. ठीक वही पैटर्न यहाँ भी फॉलो करेंगे. सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि भाई क्या है इस पर्टिकुलर मेथड में, क्या कौन सी डेटा निकाल रहे हैं और किस तरीके से निकाल रहे हैं, और उसके बाद फिर देखेंगे कि उसका यूज ग्राउंड पे कैसे करेंगे. ठीक है, तो मैं आपको एग्जांपल देता हूं एक कर्व का. दिस वन इज अ कर्व एंड assume दिस वन इज अ सेंटर पॉइंट. सो दिस वन इज पोजीशन O, और जैसे पिछले वाली केस में कंसीडर किया था यहां भी कंसीडर कर रहे हैं. दिस इज 2 डेल्टा 1, फिर है ये दिस इज 2 डेल्टा 2, एंड फिर दिस वन इज 2 डेल्टा 3. उसके बाद नाउ वी हैव दिस वन इज द T1 पॉइंट. सो लेट्स टेक द टेंजेंट एट दिस पॉइंट. ये कुछ इस तरीके से टेंजेंट है, और इस पॉइंट का नाम तो आप जानते हो कि दिस वन इज द पॉइंट ऑफ कर्व T1. ये पहली पॉइंट है इंटरमीडिएट स्टेशन विच इज A.
ये दूसरी पॉइंट है इंटरमीडिएट स्टेशन विच इज बी, और ये तीसरी पॉइंट है दिस इज सी, एंड सो ऑन आगे रहेगी। अब यहां से मैं आगे बढ़ता हूं तो सबसे पहले आई विल ड्रॉ अ लाइन एंड थिंक अबाउट दिस वन इज ऑफ कोर्स कॉर्ड लाइन। मैं यहाँ पे वही कलर कोड यूज कर रहा हूं कि ब्लैक कलर से टेंजेंट एंड ब्लू कलर से कॉर्ड लाइन को ड्रॉ कर रहा हूं। तो आप देखो ये है ब्लैक कलर से, दिस वन इज द टेंजेंट लाइन, ऑफ कोर्स ये बैकवर्ड टेंजेंट लाइन है, और T1 से जो पहली स्टेशन है उसके लिए हमने कॉर्ड ड्रॉ किए। तो आपको एक बात तो समझ में आ गई होगी कि T1 से A की जो लेंथ आएगी वो कॉर्ड C1 होगी। सो दिस वन इज द C1 कॉर्ड वी हैव। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं एक सवाल पूछूं आपसे कि पहले तो ये बताओ कि ये तो वैल्यू क्या है, दिस वन इज 2 डेल्टा 1, सिर्फ आर्क T1A को देखो, ओनली आर्क T1A। सो इस आर्क T1A में सेंटर पे जो एंगल बनी है वो है 2 डेल्टा 1। सो वी हैव द एंगल एट सेंटर फॉर आर्क T1A as 2 डेल्टा 1, then we can easily write what should be the angle between this particular and this particular। ये टेंजेंट से लेकर के कॉर्ड के बीच में ये वाली एंगल कितनी होगी, कैन वी फाइंड आउट दिस पर्टिकुलर एंगल इजली, ये वाली एंगल कितनी होनी चाहिए। सो ऑफ कोर्स दिस इज, ये 2 डेल्टा 1 है तो ये कितनी होगी डेल्टा 1। सो उस चीज को मैं यहां पे लिख दे रहा हूं अब। सो दिस एंगल इज डेल्टा 1, ठीक है। अब यहां पे डिफ्लेक्शन एंगल लिख रहा हूं डेल्टा 1, लेकिन अब इसको लिखने से पहले 2-3 चीजें और हम लोग वर्कआउट करते हैं। एक काम करो, थोड़ा सा ना आप वर्कआउट करके ये सोचो जो मैं अभी दिखा रहा हूं आपको। लुक एट द आर्क T1A, द एंगल इज 2 डेल्टा 1 and we know that the radius is r, ठीक है, रेडियस r है। तो इस वाले आर्क में हम लोग क्या लिख सकते हैं, इस वाले आर्क में कैन बी राइट थीटा इक्वल टू L अपॉन R। तो ये है 2 डेल्टा 1 इज इक्वल टू C1 अपॉन R। तो वहां से रिलेट करके हम लोग इस बार निकालेंगे डेल्टा की वैल्यू। सो मैं शो करता हूं आपको सबसे पहले स्मॉल डेल्टा कैलकुलेशन। सबसे पहले फर्स्ट वन, फ्रॉम आर्क T1A, फ्रॉम आर्क T1A क्या लिख सकते हैं, थीटा इक्वल टू L अपॉन R। सो दिस इज 2 डेल्टा 1 इज इक्वल टू L upon R, that is C1 upon R. So I can write delta 1 is equal to C1 upon 2R। और अगर मैं इसको ऐसा लिखूं तो पहले तो आप ये समझो कि this one is in radians here, रेडियंस में है। तो इसी को अगर मैं डिग्री में कन्वर्ट करूं तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, देखो it is 360 डिग्री C1 upon 2, sorry this is a 1 क्या होता है कन्वर्जन, 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन। तो 1 रेडियन इक्वल टू 180 अपॉन पाई हो जाएगी। सो इसको ऐसे लिख लेते हैं, दिस इज 180 इंटू C1 होल डिवाइडेड बाई इट इज पाई इंटू 2R, ठीक है। और ये जो बन रही है वो डिग्री में बन रही है। तो फाइनली जो डेल्टा 1 बन के आई ना, वो डेल्टा 1 कितनी हो जाएगी, दिस इज 180 C1 अपॉन 2 पाई R, और इस तरीके से निकालने से ये आ जाएगी डिग्री में। सो कीप इन माइंड, तो ये डेल्टा 1 की वैल्यू आ गई। हमने किया कुछ नहीं है, आप इसी बात को ना किसी और भी तरीके से सोच सकते थे। जैसे मैंने ये सोचा यहाँ पे कि भाई ये रेडियंस में आई है, मैंने उसको डिग्री में कन्वर्ट किया। आप इसी बात को ऐसे भी वर्कआउट कर सकते थे कि ये है A एंड B, एंड पूरे सर्कल के लिए रेशियो ले लो, जो पिछली क्लास में आपने देखा था कि मैं बोलूं कि ये है C1 और ये है 2 पाई R, ये है 2 डेल्टा और ये हो जाएगी 360 डिग्री। सो यू कैन टेक द रेशियो ऑल्सो एज C1 अपॉन 2 पाई R इज इक्वल टू 2 डेल्टा, कितनी हो जाएगी C1 अपॉन 2 पाई R, और इज इक्वल टू ये हो जाएगी 2 डेल्टा 1 अपॉन दिस इज 360 डिग्री, ठीक है। तो आप यहीं पे देख लो 2 डेल्टा अपॉन 360 डिग्री, तो यहां से भी बन के वही चीज आ जाएगी। डेल्टा 1 इज इक्वल टू 2, और ये हो जाएगी 2 यहां से कट कर दो तो ये हो जाएगी 180, ये बन जाएगी 180 C1 अपॉन 2 पाई R। सेम ही रिलेशन आ जा रही है। तो आप ऐसे ध्यान रखो ना कि आप किसी भी तरीके से लिखो, आप सिर्फ रिलेट क्या कर रहे हो, आर्क लेंथ, रेडियस और एंगल को, ठीक है।
अब ये जो मैंने आपको दिखाया लिख करके, ये मैंने सिर्फ T1A आर्क के लिए दिखाया। यही चीज हम लोग किसी और आर्क के लिए भी सोच सकते हैं। तो अब जरा सोचो कि जैसे पहला हमने दिखाया आपको कि फॉर आर्क T1A वी हैव दिस सिचुएशन, सो नाउ फॉर आर्क AB, जरा AB आर्क को देखो तो आपके सामने यहाँ पे A और B ऑफ कोर्स O से रिलेट हो रहा है। AB आर्क जो O के लिए है, जरा बताओ कि इसमें डू यू नो व्हाट इज दिस पर्टिकुलर वैल्यू, तो इसको बोलोगे C2, तो क्या हो जाएगी 2 डेल्टा 2 is equal to C2 upon R. So I can write 2 delta 2 is equal to C2 upon R. और फाइनली देखो एक ही जैसा है, इस वाले रिलेशन को देखो और यहां भी देखो, ये दोनों एक ही जैसा लग रहा है। तो अब मैं इसको डायरेक्टली लिखता हूं, कैन आई राइट डेल्टा 2 इज इक्वल टू 180 C2 अपॉन 2 पाई R, इस तरीके से लिख सकते हैं जो कि डिग्री में है। और सिमिलरली हर एक के लिए ऐसा ही लिख सकते हैं। तो फाइनल रिलेशन में लिख देता हूं, डेल्टा n इज इक्वल टू 180 Cn होल डिवाइडेड बाई 2 पाई R, जो कि डिग्री में आ जाएगी। डेल्टा n इज इक्वल टू 180 Cn अपॉन 2 पाई R इन डिग्री, डेल्टा n निकल गई। तो आप देखो कि डेल्टा कैलकुलेशन में हर एक का रिलेशन एक ही जैसा है, 180 इंटू इंटरमीडिएट कॉर्ड लेंथ डिवाइडेड बाई 2 पाई R। तो यहां से ये वर्कआउट हो जाएगी। अब मैं यहीं पे स्टॉप करता हूं, अब चलते हैं फिर से डायग्राम पे। अभी तक हमने क्या निकाला कि ये डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 जो O सेंटर पे बन रही है, 2 डेल्टा 1, 2 डेल्टा 2, 2 डेल्टा 3, इन सब की इंडिविजुअल वैल्यूज क्या रही है, ये हम लोगों ने वर्कआउट किया है। मैं अगर अब यहां से पूछूं कि जब इन सब की वैल्यूज मालूम हो गई है, तो अब मैं यहां से निकालता हूं डिफ्लेक्शन एंगल। इस वाले मेथड में डिफ्लेक्शन एंगल का सिग्निफिकेंस, मीनिंग क्या है कि ये जो टेंजेंट लाइन है T1 पे ली हुई टेंजेंट, इससे कितना डिग्री एंगल से पॉइंट A डिफ्लेक्टेड है। सिमिलरली इस लाइन के कितने डिग्री एंगल से पॉइंट B डिफ्लेक्टेड है, इसको बोल रहे हैं यहां पे डिफ्लेक्शन एंगल। सो नाउ वी विल वर्क आउट द डिफ्लेक्शन एंगल। ठीक है, यहां से हम लोग अब वर्कआउट करेंगे डिफ्लेक्शन एंगल। So I can write deflection angle delta 1 is equal to small delta 1। ठीक है, अब इसको यहां देख लो, देखो यहां पे बोर्ड पे देखो, ये आर्क देखो T1A आर्क। इन आर्क T1A we have the angle 2 delta 1, we have R and we have C1। C1 है, R है, 2 डेल्टा 1 है। तो इनसे रिलेट करता हुआ क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं कि टेंजेंट एंड कॉर्ड के बीच की एंगल कितनी है, डेल्टा 1। टेंजेंट एंड कॉर्ड के बीच की एंगल कितनी है, डेल्टा 1। और इस डेल्टा 1 की वैल्यू क्या लिखोगे, स्मॉल डेल्टा 1। सो हमने यहां पे लिख दिया स्मॉल डेल्टा 1। लेकिन अब मैं अगला दिखाता हूं तो आपको और भी ज्यादा अच्छी तरीके से आइडिया लगेगा। थोड़ी देर के लिए इसको हटा देते हैं और मैं कॉर्ड लाइन ड्रॉ करता हूं T1 से B के लिए। सो नाउ दिस वन इज T1B। थिंक अबाउट, इफ आई आस्क यू कि भाई इसकी क्या वैल्यू होगी, ये वाली क्या होगी एंगल, तो आप बोलोगे कि जैसे ये डेल्टा 1 है, ये वाली एंगल क्या लिखोगे, दिस वन, व्हाट शुड बी दिस एंगल, सो यू विल आंसर इट इज डेल्टा 2। कैन यू टेल मी, वी आर एक्चुअली टॉकिंग अबाउट द टेंजेंट एंड आर्क T1B। सीधा ना A को देखो ही मत, अब देखो T1B आर्क को। आप देखिए T1 पॉइंट है और B पॉइंट है, इन दोनों के बीच का जो आर्क है, उन दोनों से रिलेट करता हुआ टोटल एंगल कितनी बन रही है सेंटर पे, T1 से B तक के बीच में टोटल एंगल कितनी बनी, तो आप बोलोगे 2 डेल्टा 1 प्लस 2 डेल्टा 2। तो ये जो एंगल बन रही है वो है 2 डेल्टा 1 प्लस 2 डेल्टा 2। तो टोटल एंगल है 2 डेल्टा 1 प्लस 2 डेल्टा 2। तो टेंजेंट एंड कॉर्ड, इन दोनों के बीच में डेल्टा 2 की वैल्यू क्या होनी चाहिए, तो इस टोटल की हाफ हो जाएगी। जो टोटल में बोल रहा हूं ना, यही टोटल तो होगी ना एंगल T1B के लिए। T1B कितनी, 2 डेल्टा 1 प्लस 2 डेल्टा 2, तो ये बन जाएगी 2 डेल्टा 1 प्लस 2 डेल्टा 2, और इसकी जस्ट हाफ बनेगी ये डेल्टा 2, जो कि कैपिटल डेल्टा है टेंजेंट से सेकंड वाले कॉर्ड के लिए। कितना लिखोगे, डेल्टा 2, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, जस्ट हाफ ऑफ दिस डिवाइडेड बाय 2 कर दो, कितनी बनी, डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2। सो आई कैन राइट दिस कैपिटल डेल्टा 2 इज इक्वल टू स्मॉल डेल्टा 1 प्लस स्मॉल डेल्टा 2। उसको यहां लिखता हूं, दिस कैपिटल डेल्टा 2
इज इक्वल टू स्मॉल डेल्टा 1 प्लस स्मॉल डेल्टा 2। अच्छा, इसी को रिप्लेस करके ऐसा भी लिख सकते हैं क्या कि डेल्टा 1 की जगह कैपिटल डेल्टा 1 लिख लिया एंड प्लस स्मॉल डेल्टा 2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहां से अब मैं तीसरा लाइन ड्रॉ कर रहा हूं जो कि सी से पास कर रही है, और आप बता दो अब इसके लिए अगर मैं पूछूं कि टोटल एंगल क्या है, तो आप बोलोगे टोटल एंगल इज दिस मच। कितना हो जाएगा? टोटल एंगल सेंटर पे T1C आर्क को देखो। सो नाउ वी हैव आर्क T1 टू C। T1 से लेकर के C तक जो आर्क है उसके टोटल एंगल सेंटर पे कितनी बनी, तो आप बोलोगे डेल्टा 2 डेल्टा 1 प्लस 2 डेल्टा 2 प्लस 2 डेल्टा 3 और टुगेदर 2 डेल्टा 1 प्लस 2 डेल्टा 2 प्लस 2 डेल्टा 3। सो उसके कारण यहां पे ये वाली जो एंगल बनेगी वो कितनी बनेगी, तो आप बोलोगे इट इज डेल्टा 3 और इसकी वैल्यू क्या लिखेंगे? डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 प्लस डेल्टा 3। ठीक है, सो अब यहां पे आपको ना आइडिया समझ में आ गया होगा इसका। अब यहां पे दिस डेल्टा 3 वी कैन वर्क आउट एंड आई कैन राइट इट इज डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 प्लस डेल्टा 3। क्या इसी को मैं ऐसा रिप्लेस करता हूं कि डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 को कितना लिख सकते हैं? डेल्टा 2 प्लस डेल्टा 3। सो दिस इज डेल्टा 2 प्लस डेल्टा 3। एक और पैटर्न देखो आप क्या लिख रहे हो आप इसको। डेल्टा 1 तो डेल्टा 1 है, डेल्टा 2 डेल्टा 1 प्लस कैपिटल डेल्टा 1 प्लस स्मॉल डेल्टा 2, डेल्टा 3 इज इक्वल टू कैपिटल डेल्टा 2 प्लस स्मॉल। अब सिमिलरली अब आप आगे बढ़ो और मुझे बताओ सिमिलरली और क्या लिख सकते हैं? डेल्टा n माइनस 1, सीधा डेल्टा n लिख लो। बताओ डेल्टा n कितना लिखोगे आखिरी के लिए? कैन आई राइट दिस इज इक्वल टू डेल्टा n माइनस 1 प्लस डेल्टा n, यही हो जाएगी क्या? तो इसमें क्या है ना कि अल्टीमेटली हम लोग यही रिप्रेजेंट करते हैं कि डिफ्लेक्शन एंगल की वैल्यू क्या है, हाउ वी आर गोइंग टू रिप्रेजेंट द डिफ्लेक्शन एंगल, उसकी वैल्यूज क्या है, तो हम लोग वैल्यूज निकालेंगे। लेकिन इस मेथड में एक चेक भी है कि जब भी आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे ना, तो सॉल्व करके आप क्या निकालेंगे? अल्टीमेटली जो रिप्रेजेंट करोगे ना, जैसे मान लो इस मेथड से अगर क्वेश्चन कहता है कैलकुलेट द नेसेसरी डेटा टू सेट आउट अ कर्व, तो वो नेसेसरी डेटा क्या है? वो नेसेसरी डेटा है दिस इज अ डिफ्लेक्शन एंगल। अब डिफ्लेक्शन एंगल में आप क्या रिप्रेजेंट करोगे? डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 एंड सो ऑन 4 5 6 एंड सो ऑन डेल्टा n तक। लेकिन क्या है कि इस मेथड का एक चेक भी है कि आपने जो सॉल्व किया है, आपने जो कैलकुलेट किया है वो करेक्ट है या नहीं। कैसे निकालोगे? तो आखिरी जो डेल्टा n है ना, ठीक है, ये दिस इज इक्वल टू डिफ्लेक्शन, जो मेन डिफ्लेक्शन एंगल है उसकी हाफ होती है 1/2 इंटू मेन डिफ्लेक्शन एंगल बिटवीन टेंजेंट्स, या फिर सिंपली बोल दो 1/2 इंटू डिफ्लेक्शन एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स। सो इसके बराबर होती है डेल्टा n। और ये जो मैंने यहां पे लिखा है ना, यू कैन कंसिडर दिस एज अ चेक कि जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आप हमेशा इसको रिप्रेजेंट करोगे। ठीक है, अब ये मैं जो कहना चाह रहा हूं कि हाफ ऑफ डिफ्लेक्शन एंगल होती है, कैसे होती है ये भी देख सकते हो। आपको यहां पे एक एग्जांपल दिखाता हूं कैसे हुई है। तो एक अलग से पहले समझ लो यहां पे किस तरीके से की जा रही है। जैसे मान लो कि एक कर्व है, थोड़ा सा ना विजुअलाइज करने की जरूरत पड़ेगी आपको। ये कर्व है, ठीक है, और मैं बोलूं ये है टेंजेंट। चलो टेंजेंट है, और ये वाली जो एंगल है दिस वन, ये है डेल्टा। ठीक है, अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं कि ये है T1, ये है T2, और मेरा सवाल ये है कि पहले हमने एक लाइन लिया डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 डेल्टा 4 डेल्टा 5 एंड सो ऑन, अलग अलग लाइंस के लिए हमने बनाए। और वहीं पे अब मेरा एक सवाल ये है कि आप जानते हो कि एंगल बिटवीन दिस टेंजेंट एंड दिस कॉर्ड, ये वाली जो एंगल टोटल बनेगी वो कितनी बनती थी? आप याद करो, एंगल बिटवीन जब हमने कर्व की शुरुआत की थी ना, जब चैप्टर कर्व हमने पढ़ाया था आपको, उसी समय चैप्टर कर्व के टाइम पे ही मैंने आपको ये बता दिया था कि भाई टेंजेंट एंड कॉर्ड के बीच की जो एंगल बनती है ना, वो हमेशा डिफ्लेक्शन एंगल की हाफ होती है।
दूसरा ये बताया था कि जो डिफ्लेक्शन एंगल होती है वही एंगल हमारी सेंटर पे भी बनती है उस आर्क के लिए। आप मुझे ये बता दो कि ये जो टेंजेंट है और ये जो आर्क, ये जो टेंजेंट है और ये जो फाइनल लॉन्गेस्ट कॉर्ड है, इन दोनों के बीच की एंगल क्या हम लोग बोल सकते हैं डेल्टा बाई 2 होगी, और यही हमारी डेल्टा एन भी है। सो आई कैन राइट दिस डेल्टा एन इज इक्वल टू 1/2 इंटू डेल्टा। देखो ना, इसके लिए डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3, डेल्टा 4, डेल्टा 5 एंड सो ऑन डेल्टा एन आखिरी के लिए तो हुआ, और उसकी वैल्यू इसकी हाफ हो गई, और इसकी वैल्यू तो आपको पहले से ही मालूम है क्वेश्चन में। ठीक है, आपको हमेशा दिया जाएगा डिफ्लेक्शन एंगल, बिना डिफ्लेक्शन एंगल के आप सेटअप नहीं कर पाओगे इस मेथड से। ठीक है, तो आप इसका कंक्लूजन ये हुआ कि जब भी हम लोग आखिरी डेल्टा एन जो डिफ्लेक्शन एंगल आखिरी वाली है वो हमेशा हाफ ऑफ डिफ्लेक्शन एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स के बराबर होती है। ठीक है, टेंजेंट्स कहने का मतलब कि जो हम लोग यहाँ पे T1 की टेंजेंट है और ये जो यहाँ पे T2 की टेंजेंट होगी, यही तो होगी ना यहाँ पे डेल्टा, वही डेल्टा यहाँ भी बनती है और उसका जस्ट हाफ ये वाला बनता है। ये सब ऑलरेडी बता रखा है मैंने कि किस तरीके से हाफ होती है, पिछले क्लास में आप पलट के देख सकते हो। चलो, ये हो गया, तो फाइनली ये हमें रिप्रेजेंट करना पड़ता है। तो इस मेथड में जो जो चीजें रिक्वायर्ड थे वो सब हमने समझा दिया, मतलब कि आप कैसे वर्कआउट करोगे। तो अब एक बार एक मैं प्रोसीजर बोलता हूं कि अगर आपको ये पूछा जाए ना क्वेश्चन में कि कैलकुलेट द नेसेसरी डेटा टू सेट आउट अ हॉरिजॉन्टल कर्व यूजिंग दिस मेथड, तो करना क्या है, हमें डेल्टा 1 2 3 4 n इसको रिप्रेजेंट करना है। और आप खुद ही सोचो कि प्रोसीजर क्या होना चाहिए। अगर आपको ये सॉल्व करके दिखाना है तो उसके लिए क्या चाहिए, स्मॉल डेल्टा की वैल्यू चाहिए। अगर स्मॉल डेल्टा चाहिए तो स्मॉल डेल्टा का फॉर्मूला यहां पे रहा, और स्मॉल डेल्टा के लिए क्या चाहिए, रेडियस चाहिए और इंटरमीडिएट कॉर्ड लेंथ चाहिए। रेडियस तो दिया हुआ रहेगा और इंटरमीडिएट कॉर्ड लेंथ आपको निकालना पड़ेगा। तो बताओ इंटरमीडिएट कॉर्ड के लिए क्या चाहिए, चेनस चाहिए, चेनस के लिए क्या चाहिए, लेंथ चाहिए और लेंथ ऑफ टेंजेंट चाहिए। तो प्रोसीजर वही है, बेसिक पैरामीटर यहां पे भी उतने ही निकलेंगे, बेसिक पैरामीटर। लेकिन जो पिछले क्वेश्चन में आपने किया था कि सारा बेसिक पैरामीटर निकालने के बाद फाइनली जो आपने रिप्रेजेंट किया वो ऑफसेट थी, इसमें इस मेथड से भी वही काम करेंगे कि इसमें भी सारा बेसिक पैरामीटर निकालने के बाद फाइनली ऑफसेट नहीं बता करके हम लोग फाइनली ये डिफ्लेक्शन एंगल की वैल्यू शो करेंगे। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। लेकिन अब थोड़ा सा एक और पार्ट बच गया है कि ग्राउंड पे कैसे सेट करोगे थियोडोलाइट। अब मैं आपको ग्राउंड दिखाता हूं। तो ये जो भी आपने वर्कआउट किया यहां पे, ये पेपर वाली वर्कआउट थी। यहां से ये जो वर्कआउट हुआ है ना, ये पेपर पे आपने देखा। अब ग्राउंड पे जो वर्कआउट करेंगे कैसे करेंगे, तो पहले मैं आपको प्रोसीजर दिखाता हूं। तो अब सब लोग यहां पे देखो, लुक एट दिस, यहां पे दिखाई कैमरा। तो सबसे पहले क्या करेंगे वर्कआउट करने के लिए, ये हमने यहां से स्टार्ट किया ए पॉइंट से सर्वे, और ए पॉइंट से कहां तक कंप्लीट करोगे, वी पॉइंट तक। जब ए से वी की सर्वे हो जाए फिर आप पोजीशन फाइंड आउट करोगे कि T1 कहां पे है। तो ये रहा आपका पॉइंट T1 निकल गया। आप जानते हो ऑलरेडी कैसे निकालते हैं, मैंने आपको पिछली क्लास में भी समझा रखा है। अब क्या करेंगे कि एक थियोडोलाइट रखेंगे T1 पे। सो एट T1 यू विल कीप वन थियोडोलाइट, एक थियोडोलाइट रखेंगे। थियोडोलाइट से T1V के डायरेक्शन में, इन द डायरेक्शन T1V you will fix the theodolite telescope and you will calibrate it as zero horizontal angle। आप जानते हो ना, उसमें थियोडोलाइट में प्लेट्स होती है, मेन प्लेट, वर्नियर प्लेट। आप क्या करोगे, थियोडोलाइट को यहाँ पे फिक्स करने के बाद आप क्या करोगे कि मेन प्लेट का जीरो इस डायरेक्शन में मार्क कर लोगे, ये जीरो एंगल हो गई। और टेलीस्कोप वी पॉइंट को देख रहा होगा, इस T1 पे रखने के बाद वी पॉइंट को देख रहा होगा, और नीचे हमने जीरो कैलिब्रेट कर लिया। अब क्या करूंगा मैं कि उस टेलीस्कोप को कितने डिग्री, हमें क्या चाहिए, पॉइंट ए चाहिए, पॉइंट बी चाहिए, पॉइंट सी चाहिए। तो मैं आपसे पूछता हूं पॉइंट ए कितने डिग्री एंगल टर्न करने के बाद आपको मिल जाएगी, डेल्टा 1। सो टेलीस्कोप को डेल्टा 1 टर्न करेंगे, ये हमने डेल्टा 1 टर्न किया, और इसी डायरेक्शन में हम लोग कुछ डिस्टेंस आगे बढ़ाएंगे। कितना डिस्टेंस, C1। तो हमें एक पॉइंट मिल गई, एंड दिस पॉइंट इज ए पॉइंट, द फर्स्ट इंटरमीडिएट स्टेशन। आप एक बार याद करो, सेकंड प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग, लोकेशन ऑफ ए पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू two reference point. See this. This one is the point for which I want to fix a location, and I am using the two references. Reference is T1 and V, and I am using the measurement of one angle and one distance. आपको याद है जब मैंने आपको सेकंड प्रिंसिपल पढ़ाया था तो वहां पे आपने चार अलग अलग केसेस देखे थे, चार अलग अलग डायग्राम देखा था आपने।
अगर याद नहीं आ रहा है तो अपने नोट्स पलट के देखिए। पहली क्लास में आपने सेकंड प्रिंसिपल ऑफ सर्वे पढ़ा था और उसमें 4 अलग अलग डायग्राम में से जो चौथा डायग्राम था ना हमारा, वो चौथा डायग्राम था ट्रेवर्स मेथड लिखा हुआ। उसमें यही दिखाया था कि अगर लेंथ का मेजरमेंट और एंगल का मेजरमेंट करने से अगर किसी पॉइंट को सेट कर पाते हो तो वो ट्रेवर्स मेथड कहलाती है। अगर सिर्फ एंगल से कर पाते हैं तो कंपास मेथड कहलाती है। अगर परपेंडिकुलर से कर पाते हैं तो उसे ऑफसेट मेथड, और सिर्फ लेंथ से कर पाते हैं तो उसे चेन मेथड कहते थे। तो आप खुद ही सोचो कि यहां पे आपने कौन सा मेथड यूज किया है कि टू सेट आउट अ पॉइंट ए वी आर यूजिंग द एंगल डेल्टा 1 एंड वी आर यूजिंग द लेंथ c1, दैट मींस दिस वन इज द ट्रेवर्स मेथड। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं कि भाई आपने यहां पे ए पॉइंट तो सेट कर दिया, अब बी पॉइंट कैसे सेट करेंगे। तो अब इसको यहीं पे होल्ड करो और आप जो हमारे पास मैप है उस मैप पे एक बार देखते हैं। लुक एट दिस, ये है मैप। इस मैप पे देखो, आप बता दो कि मैं बोलूं कि T1 पॉइंट से कितने डिस्टेंस पे A थी, C1 पे, लेकिन T1 पॉइंट से कितने डिग्री एंगल पे B है, तो आप बोलोगे डेल्टा 2, जो हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया, ये तो है नेसेसरी। और मैं पूछूं कितना डिस्टेंस आगे बढ़ेंगे, तो आप डिस्टेंस निकालने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन में नहीं पूछेगा डिस्टेंस, सिर्फ एंगल पूछेगा। लेकिन अगर आप निकालना चाहो तो निकाल सकते हो। कैसे, देखो, कैन आई कंसीडर द T1A एज एन आर्क, T1A as an arc for which we have a longest chord T1B। ये देखो T1B is the arc, ये T1B arc है, उसकी longest chord है T1B जो यहां पे दिखाई गई है। तो क्या मैं इस longest chord की वैल्यू निकाल सकता हूं? सो अगर मुझे T1B chord length निकालना हो, सो T1B chord निकालने के लिए क्या करेंगे, आप बता दो। T1B कॉर्ड निकालने के लिए तो इसकी टोटल एंगल सेंटर पे कितनी बनी, तो आप बोलोगे डेल्टा 1 2 डेल्टा 1 प्लस 2 डेल्टा 2। सो आई कैन राइट T1B लॉन्गेस्ट कॉर्ड, T1B कॉर्ड लेंथ इज इक्वल टू, T1 से B कॉर्ड लेंथ इज इक्वल टू 2R साइन कितना, 2 डेल्टा 1 प्लस 2 डेल्टा 2 डिवाइड बाई 2, यही था ना, 2R साइन डेल्टा बाई 2। तो 2R और साइन डेल्टा ये पूरा लेना पड़ेगा ना, क्योंकि ये T1B का लॉन्गेस्ट है। तो इस तरीके से वर्कआउट हर एक केस में कर सकते हैं। तो वंस यू नो दिस डेटा, अब यहां से इस पर डायग्राम पे आ जाओ। अब हम लोग क्या करेंगे, अगला पॉइंट यहां से, अब देखो मैं यहां से कितना, ये देखो T1 ये हो गई और ये लेंथ हो गई थी C1, पहला हो गया था। अब यहां से मैं बोलूं कि दूसरा ये वाला कितने एंगल पे जाएंगे, तो आप बोलोगे डेल्टा 2 एंगल, और ये लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट कॉर्ड निकाल लिया होगा आपने, और उसके थ्रू ये पॉइंट आपको मिल गई B, है ना। और इसी तरीके से हर एक पॉइंट आपको मिल जाएगी। तो आप देखो थियोडोलाइट का यूज किया और आपने चेन सर्वे किया। सो linear measurement, angular measurement both taken. Passing all 3 points, we have a curve. This curve will be exactly same as you have designed on paper. This is how you set a curve to the ground. मैं फिर से याद दिला दूं कि इस मेथड में जो कर्व चैप्टर है उसमें आपने ये नहीं पढ़ा कि ग्राउंड पे क्या इन्फॉर्मेशन है, आपने ये पढ़ा कि कौन सी इन्फॉर्मेशन हमें सेट करनी है। मतलब यू आर डिजाइनिंग द कर्व फर्स्ट ऑन पेपर, whatever is the information which you have designed, you're going to set to the ground, और इसके लिए आप setting out कर रहे हो। So what was the challenge? That it is very easy to make a curve on a sheet of paper, but how to achieve the same curve with the same curvature, with the same every detailing on the ground, उसी को ground पे कैसे अचीव करें। So here is the concept which you have studied. You have studied total 4 methods. चारों मेथड्स यहाँ पे खत्म हो गए हैं। इसके अलावा भी कुछ छोटे मोटे मेथड्स हैं जैसे कि 2 थियोडोलाइट राउंड, लेकिन वो आपके सिलेबस के पार्ट नहीं है। ठीक है, सो ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है, लेकिन हम इसका क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और पहले आप इसको यहाँ से लिख लीजिए। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हियर।
सो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सो आप क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व कीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 9 हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 10 अटेम्प्ट करो। डू इट नाउ। वीडियो को पॉज कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 पहले खुद से सॉल्व करो। वीडियो को पॉज करो और क्वेश्चन नंबर 10 खुद से सॉल्व करो, और उसके बाद इस वीडियो को प्ले करना और फिर देखना कि आपने करेक्टली सॉल्व किया कि नहीं। देखो इस क्वेश्चन में कुछ डेटास डायरेक्टली दिए हुए हैं। टू टेंजेंट्स इंटरसेक्ट एट अ चेनेस ऑफ 1054। सो पहले सिचुएशन देख लें, कुछ ऐसा है। दिस पर्टिकुलर पॉइंट इज V और चेनेस दी हुई है इसकी, कितनी है? 1054 मीटर। डिफ्लेक्शन एंगल इज बीइंग 45 डिग्री। तो ये यहां पे डिफ्लेक्शन एंगल इज 45 डिग्री। कंप्यूट द डेटा टू सेट आउट अ कर्व ऑफ रेडियस। ये है कर्व, पॉइंट्स का नाम है T1 एंड T2, और ये है रेडियस, कितनी है? 400 मीटर। ठीक है, 400 मीटर लिखा है। टू टेंजेंट्स इंटरसेक्ट एट चेनेस ऑफ 1054 मीटर, डिफ्लेक्शन and the deflection angle is being 45 degree. Compute the data to set out a simple curve of radius 400 meter by deflection angle and offset. अब ना offset वाला हम लोग पढ़ चुके हैं। offset from chord produces already over, तो offset मेथड से हम लोग निकालेंगे नहीं। ठीक है, अगर क्वेश्चन नंबर 10 में आपके प्रैक्टिस के लिए आप खुद से ऑफसेट मेथड जैसे क्वेश्चन नंबर 9 में किया था वैसे आप कर सकते हो, तो क्वेश्चन नंबर 10 में हम लोग डिफ्लेक्शन एंगल से वर्कआउट कर लेते हैं। ऑफसेट ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं क्वेश्चन, तो अब सेकंड आप प्रैक्टिस कर लो उससे। अब यहाँ पे डिफ्लेक्शन एंगल के लिए बोल रहा है तो वो निकालेंगे, और फिर लिखा है 30 मीटर कॉर्ड लेंथ। अब 30 मीटर कॉर्ड लेंथ लेके चलेंगे, सो यहाँ पे लेंथ ऑफ द चेन, कॉर्ड लेंथ 30 है, इसका मतलब क्या हुआ? लेंथ ऑफ चेन इज 30 मीटर टेकन। ठीक है, अब देखो आपको क्या क्या मिल गया। तो डायमेंशन सबसे पहले आपको मिला चेनस की वैल्यू, दूसरा ये मिला, तीसरा लेंथ ऑफ दिस मिला, चौथा ये डेटा मिल गया। अब यहां से हम लोग शुरुआत करेंगे। अब एक एक करके पैरामीटर्स निकालेंगे। सबसे पहले निकालेंगे कि ये लेंथ ऑफ ये क्या है, एंड दूसरा निकालेंगे लेंथ ऑफ कर्व क्या है, लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ कर्व। सो लेट्स स्टार्ट विथ स्टेप 1। स्टेप 1, बेसिक पैरामीटर्स। बेसिक पैरामीटर्स, सो क्या करेंगे इसमें? बेसिक पैरामीटर में सबसे पहले वी विल वर्क आउट लेंथ ऑफ टेंजेंट। सो दिस VT1 is equal to R tan delta by 2. So R की वैल्यू 400 and tan delta by 2 that is 45 by 2. चेक करते चले जाओ। So this is 400 into tan 45 by 2. This value comes out as 165.685 meter.
Length of curve small l is 2 pi r upon 360 degree into delta. ये आ जाएगी 2 pi 400 upon 360 degree into 45 degree. So this value two pi 445 divided by 360, and this one is 314.16 meter. 2 pi 445 360, ठीक है, 314.16 मीटर ये आ रही है. तो आपको दो डेटास मिल गई. अब हमने क्या बताया था आपको कि जिसकी जरूरत नहीं हो उसको यहाँ पे कैलकुलेट नहीं करेंगे. बाकी ऑब्जेक्टिव में आप देखोगे तो कई सारे क्वेश्चंस आ रखे हैं जिसका हमने आपको प्रैक्टिस ऑलरेडी पिछली क्वेश्चन में करा दिया. तो इसके अलावा भी कई सारे पैरामीटर हैं, मिड ऑर्डिनेट है, लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट कॉर्ड है, एपेक्स है, लेकिन उसकी जरूरत इस क्वेश्चन में है नहीं. तो हम लोग आगे बढ़ेंगे सीधा चेन एज पे. सो लेट्स स्टार्ट द सेकंड पार्ट हियर. दिस इज थर्ड वन is the chain edge. So I can write इसी का chain edge at T1. Chain edge at T1 is equal to multiple of chain edge at T1 निकाल रहे हैं ना, तो हम लोग V से निकाल लेंगे. And this is chain edge at V minus length of tangent VT1. So आप खुद बता दो V की chain edge मालूम है ना कितना, 1054, और लेंथ ऑफ टेंजेंट भी मालूम है कितना, 165.685. 165.685 निकाल लेते हैं, कितनी आ जाएगी. दिस इज 1054 minus 165.685, and this value is 888.315 meter. B. Chain edge at T2 is equal to chain edge at T1 plus length of curve. ठीक है, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी. सो चेन एज एट T1 आ रही है 888.315 प्लस लेंथ ऑफ कर्व हो जाएगी 314.16 मीटर. चेक कर लो. सो प्लस 314.16 एंड दिस वैल्यू कम्स आउट एज 1202.475 मीटर. आप देख लीजिए ये इसकी वैल्यू आई है. सो 1054 माइनस 165.685, ये वैल्यू आ रही है 888.315, और ये आ रही है 1202.475. अब यहां से जब ये दोनों चेनेज की वैल्यू T1 T2 की निकल गई है तो हम लोग इंटरमीडिएट कॉर्ड लेंथ आसानी से निकाल पाएंगे. सो नाउ सी द नेक्स्ट पार्ट वी हैव एज फोर्थ वन, इंटरमीडिएट कॉर्ड लेंथ. इंटरमीडिएट कॉर्ड लेंथ. इंटरमीडिएट कॉर्ड लेंथ अगर मैं निकालूं तो उसके लिए सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि इंटरमीडिएट कॉर्ड लेंथ बेसिकली स्टार्टिंग से आखिरी तक जो निकालेंगे हम लोग उसमें चेन की लेंथ क्या है. क्वेश्चन में दिया हुआ है 30 मीटर कॉर्ड लेना है. सो 30 मीटर कॉर्ड लेना है तो कहां से कहां तक, सेकंड से लेकर के n-1 तक, पहला और आखिरी तो निकालना ही पड़ेगा ना आपको. सो लेट्स कैलकुलेट द C1 एंड हियर आई कैन राइट it is multiple of 30 just greater than कितना है चेन एज एट T1, just greater than 888.315 minus 888.315. तो जरा सोचो कि 888 से बड़ी वैल्यू जो 30 की मल्टीपल हो कितनी हो जाएगी, 900. So it is 900 minus 888.315. कितनी बनी? So that 900 minus answer, and this we are getting 11.685 meter. C1 निकल गई. फिर है CN
और ये कितनी हो जाएगी, चेन इज एट T2, तो चेन इज एट T2 कितना है 1202.475, सो दिस वन इज 475 minus multiple of 30 just less than 1202.475, तो उसके हिसाब से ये वैल्यू कितनी बन जाएगी, दिस इज 1202.475 minus 1200, ये आ जाएगी, ठीक है। सो 30 का मल्टीपल उससे जो जस्ट स्मॉलर है वो 1200 है, सो ये वैल्यू कितनी बन रही है, इट इज 2.475 मीटर। आपके सामने देखो ये दोनों कॉर्ड्स निकल चुके हैं एंड ऑल अदर कॉर्ड्स तो आप जानते ही हो, तो हम लोग यहाँ पे n की वैल्यू निकालेंगे कि n क्या है, नंबर ऑफ इंटरमीडिएट कॉर्ड्स। Number of intermediate chord n is basically L minus C1 minus Cn whole divided by 30 plus 2, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, L की वैल्यू, लेंथ देखें कितनी है, so that is 314.16 minus 11.685 minus 2.475 whole divided by 30 and plus 2, चेक करते हैं इसकी वैल्यू, ये आ जाएगी 314.16 माइनस 11.685 माइनस 2.475 होल डिवाइडेड बाई 30, दिस वैल्यू इज कमिंग 10 एंड प्लस 2, दिस इज 12 कॉर्ड्स, 12 कॉर्ड्स आ गए इसमें। सो अब यहाँ पे पहला तो ठीक है, जो आखिरी है उसकी नंबरिंग क्या हो जाएगी, कैन आई राइट इट इज C12, ठीक है। अब रिमेनिंग क्या बचा, ऑल अदर कॉर्ड्स, ऑल अदर कॉर्ड्स कितनी हो जाएगी, दिस इज C2 इज इक्वल टू C3 इज इक्वल टू C4 एंड सो ऑन, कहां तक, C11 तक, इट इज 1 चेन लेंथ इज इक्वल टू कितना 30 मीटर। सो आप बता दो, अब हमें ना सारे ही कॉर्ड्स मिल चुके हैं, पहली कॉर्ड हो गई, आखिरी हो गई, ठीक है, फर्स्ट वन, सेकंड से लेकर के 11 तक, और ये रहा 12th, सारी कॉर्ड मिल गई। अब करना क्या है, सिंपल कैलकुलेशन, अब हम लोग बढ़ेंगे, ये पहला स्टेप खत्म हो गया बेसिक पैरामीटर का, लेकिन सेकंड स्टेप में क्या है कि आपको डेल्टा की वैल्यू निकालनी थी, तो हम लोग सबसे पहले स्मॉल डेल्टा की वैल्यू निकालेंगे एंड फिर कैपिटल डेल्टा पे जाएंगे। सो नाउ विल स्टार्ट दैट, पहले आप इसको कंप्लीट कर लो, लिख लो यहां से। देखो, नाउ वी हैव स्टेप 2, डिफ्लेक्शन एंगल मेथड, और हमें निकालना क्या है, डिफ्लेक्शन एंगल। तो सबसे पहले डेल्टा कैलकुलेशन, डेल्टा कैलकुलेशन याद करो, डेल्टा 1 की वैल्यू क्या लिखेंगे, सो इट इज 180 C1 अपॉन 2 पाई r डिग्री में। सिमिलरली डेल्टा 2 से लेकर के डेल्टा 3 से लेकर के डेल्टा 11 तक इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, क्योंकि C2 से लेकर के C11 तक सेम है, हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि उसकी वजह से डेल्टा 2 से लेकर के डेल्टा 11 तक सेम हो जाएगी, एंड दिस इज 180 C अपॉन 2 पाई r।
and the last is delta 12, and delta 12 is what? It is 180 C12 divided by 2 pi r. अब इन सब की पहले न्यूमेरिकल वैल्यू कैलकुलेट कर लो, डिग्री में निकाल लेते हैं. सो दिस वैल्यू इज गोइंग टू बी, इट इज 180 इंटू C1 की वैल्यू 11.685 होल डिवाइड बाई 2 पाई इंटू 400. सिमिलरली दिस वन इज गोइंग टू बी, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? दिस इज गोइंग टू बी 180 इंटू 30 होल डिवाइडेड बाई 2 पाई इंटू 400. ठीक है. सिमिलरली दिस डेल्टा 12 कितनी थी? 180 Cn divided by 2 pi r, and this value comes out as 180 into Cn. Cn की वैल्यू क्या है? 2.475 whole divided by 2 pi, और r की वैल्यू क्या है? This is 400. So let's check the values. अब एक एक करके इन सब की वैल्यूज लिखते हैं हम लोग. सबसे पहले यहां देखें, सबसे पहले मैं 180 इंटू 11.685 होल डिवाइडेड बाई 2 पाई इंटू 400. ठीक है. एंड दिस वैल्यू कम्स आउट एज 0.8368 डिग्री आई है. मैं इसको डिग्री मिनट सेकंड्स में भी कर सकता था, लेकिन अगर इसको डिग्री मिनट सेकंड्स में करूंगा, इस आंसर को डिग्री मिनट सेकंड्स में अगर करूंगा तो ये आ रही है 50 मिनट्स, 0 डिग्री 50 मिनट्स एंड 12.76 सेकंड्स. तो अगर करोगे ना तो फिर वही है कैलकुलेटर वाली बात है कि कोई कैलकुलेटर नॉर्मली यूज कर रहा है, कोई वर्चुअल यूज कर रहा है. ठीक है. आप उसको वैसे भी लिख सकते हो, डजंट मैटर. मैं इसको इजी टू सॉल्व के लिए पॉइंट में लेके चल रहा हूं. ठीक है. अब यहां पे मैंने क्या बोला था कि इन सबको एक एक करके ऐड करके हमें कैपिटल डेल्टा निकालना, जिसको डिफ्लेक्शन एंगल भी बोलते हैं. अब यहां पे आगे देखते हैं डेल्टा 2 की वैल्यू क्या आ रही है. सो दिस वन इज, ये आ रही है 180 इंटू 30 होल डिवाइड बाई 2 पाई आर इंटू 2 पाई इंटू दिस. सो दिस वन इज कमिंग एज 2.1486 डिग्री. ये आई वैल्यू, और इसकी वैल्यू चेक कर लें तो ये आ जाएगी. दिस इज 180 into 2.475 upon 2 pi into 400, and this value comes out as 0.1772 डिग्री. ये आई है वैल्यू. ठीक है. अब आप देखो यहाँ पे ये सब मिला के कितनी वैल्यूज निकल गई? डेल्टा 1, स्मॉल डेल्टा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11 एंड 12. इसको यूज करके हमें डिफ्लेक्शन एंगल कैलकुलेट करना है, और हमें यह भी शो करना है कि हमने जो डेटा निकाला वो करेक्ट है. कैसे शो होगा? एक चेक हमने बताया था कि आखिरी जो डेटा आएगी वो डेल्टा बाई 2 के बराबर होगी. सो यहां से कैलकुलेट द डिफ्लेक्शन एंगल. डिफ्लेक्शन एंगल. सो लेट्स स्टार्ट. दिस डिफ्लेक्शन एंगल डेल्टा 1, which I can write is equal to delta 1. Then we have delta 2, which is equal to delta 1 plus small delta 2. ठीक है. फिर it is delta 3 is equal to, it is delta 2 plus small delta 3 and so on. यही होगा. कहां तक जाएंगे हम लोग? सो यहां पे आ जाएंगे. दिस इज डेल्टा 10 is equal to delta 9 plus small delta 10. फिर हो जाएगी डेल्टा 11 इज डेल्टा 10 प्लस स्मॉल डेल्टा 11, और आखिरी है डेल्टा 12 इज इक्वल टू दिस डेल्टा 11 प्लस स्मॉल डेल्टा 12. ठीक है. सो जब आप डेटा रिप्रेजेंट करोगे ना, ठीक है, तो ध्यान रहे हमें सारी वैल्यूज लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है. आपको सिर्फ शो करना पड़ता है कि आपने जो दिखाया है शुरुआत की 2-3 वैल्यू और आखिरी की 2-3 वैल्यूज दिखा दो, और वो चेक दिखाना जरूरी है कि जो अंतिम में जो वैल्यू आई है वो कितनी है. सो वो मैं अब एक एक करके कैलकुलेट करता हूं. आप देखो यही हमारा फाइनल कंक्लूजन होगा, और इसको निकालने के लिए हमने स्मॉल डेल्टा निकाला, और स्मॉल डेल्टा के लिए हमने C1 C2 निकाला, C1 C2 के लिए चेनेज निकाला, चेनेज के लिए लेंथ ऑफ टैंजेंट और लेंथ ऑफ कर्व निकाला था. ठीक है. अब यहां से
मैं वर्कआउट करता हूं, डेल्टा 1 की वैल्यू आ रही है 0.8368 डिग्री, ठीक है। सो अब यहां देखें डेल्टा 1 की वैल्यू 0.8368 डिग्री प्लस डेल्टा 2 कितनी हो जाएगी 2.1486 डिग्री, और इसकी वैल्यू जो बन रही है, लेट्स स्टार्ट द कैलकुलेशन नाउ, इट इज 0.8368 प्लस 2.1486, ठीक है। आंसर प्लस दिस is coming 2.9854 डिग्री, ये सेकंड वही, ठीक है। अब ये आंसर हो गया। सो नाउ दिस डेटा इज 2.9854 डिग्री प्लस डेल्टा 3 की वैल्यू भी तो वही है 2.1486 डिग्री, और इसकी वैल्यू अब यहां से आंसर प्लस 2.148 is equal to this value, and we are getting this as 5.1340 डिग्री। अब ना सिर्फ प्लस प्लस बस इक्वल इक्वल करते चले जाना है कैलकुलेटर में। अब अगली वैल्यू जो आ रही है ये निकली थर्ड, अब हम लोग जाएंगे फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, 7, 8, 9, 10, 11 पे जो वैल्यू आ रही है दिस इज कमिंग एज 22.3228 डिग्री, ये आ रही है 22.3228 डिग्री। आप देख रहे हो सिर्फ इक्वल इक्वल टू, कैलकुलेटर में तो फंक्शन होता है ना कि आंसर प्लस समथिंग लिखा, इक्वल टू करोगे तो फिर से इक्वल करोगे तो अगला आंसर के साथ प्लस होकर के आ जाएगा, बस वही हमने यूज किया हुआ, वहां से डायरेक्टली निकल गया। इस केस में आप चाहो कि पूरा लिखना है तो लिख सकते हो आप पूरा, ठीक है, लेकिन जब क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में तो पूरा पूछते ही नहीं है वो, और अगर कभी कन्वेंशन क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो और उसमें पूरा आपको लिखने की जरूरत पड़ी है, ऑलवेज शो 2-3 डेटा फ्रॉम द फ्रंट, ठीक है, एंड दैट 2-3 डेटा लास्ट, जैसे कि मैं दिखा रहा हूं यहां पे। अब इसमें ये जो 22.3228 आई है उसमें हम लोग आखिरी डेटा पुट करेंगे, एंड दैट इज 0.1772, एंड दिस कम्स आउट एज एग्जैक्टली 22.5 डिग्री। मैं आपसे पूछता हूं ये आखिरी डेटा आया है डेल्टा 12 इज 22.5 डिग्री, कितनी आनी चाहिए थी? तो इसका चेक देखते हैं। चेक डेल्टा n is equal to deflection angle by 2. What was the deflection angle? 45/2 and it should come 22.5 degree. Are you getting same? देखो यहां पे, ठीक है। सो इस तरीके से we can apply the check also, ठीक है। सो आखिरी डेटा 22.5 है, इसका मतलब all data which we have written are correct here, ठीक है। अब ये टॉपिक यहीं पे खत्म होता है, पहले आप इसे लिख लीजिए। आई होप कि आपको ये सब समझ में आया होगा, ठीक है। लेकिन मैंने आपको बोला है कर्व में जो भी क्वेश्चंस आप सॉल्व करो ना उसको दोबारा सॉल्व करना जरूरी है इन ऑर्डर टू गेट अ प्रॉपर ग्रिप ओवर द कॉन्सेप्ट। सो यहां से आप लिख लीजिए, ये आपको मैं उधर का कैलकुलेशन दिखा रखा हूं, इधर से स्टार्ट कर लो। स्टेप 2, राइट इट डाउन। आई होप कि आपको सब समझ में आ चुके होंगे। क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे, अभी आपको सब बनना चाहिए। एक काम करते हैं, वर्कबुक में क्वेश्चन जो हैं उसको भी और भी जो ऑब्जेक्टिव है उसको भी मैं सॉल्व करा दे रहा हूँ आपको, ताकि आगे चल के कोई कंफ्यूजन ही ना आए इसमें भी। सो लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग फ्रॉम दिस। क्वेश्चन नंबर 1 से ही स्टार्ट कर लो। कर्व चैप्टर में जो एमसीक्यू दिया हुआ है ना, क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करो। क्या लिखा है? Which of the following linear method of the setting out of the circular curve needs reference of the center of curve? आपको याद होना चाहिए सेंटर ऑफ कर्व का रेफरेंस आपने एक ही में लिया था और वो थी रेडियल ऑफसेट मेथड। ऑप्शन में है कहीं पे रेडियल ऑफसेट मेथड, बी इज द आंसर। सो क्वेश्चन 1 का आंसर बी हो गया। फिर चलते हैं क्वेश्चन 2 में। Which of the following elements of a simple curve are correctly matched? तो आप बताओ करेक्टली मैच करना है तो क्या होना चाहिए?
टेंजेंट लेंथ है r tan डेल्टा बाई 2, एपेक्स डिस्टेंस है, लॉन्गेस्ट कॉर्ड है। तो आप एक एक करके उसको वेरीफाई करो और बताओ कि करेक्टली है कि नहीं। टेंजेंट लेंथ कितना होना चाहिए, r tan डेल्टा बाई 2 करेक्ट है। एपेक्स डिस्टेंस कितना होना चाहिए, r sec डेल्टा बाई 2 -1, लेकिन कितना लिखा है 2r, तो दो तो गलत है, पहला करेक्ट है। आगे देखो लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट कॉर्ड 2r cosec, भाई cosec तो कहीं था ही नहीं। फिर है मिड ऑर्डिनेट में लिखा है r वर्साइन, डू यू रिमेंबर द वर्साइन आई टोल्ड यू, 1 माइनस कॉस को बोलते हैं, है ना। सो 1 करेक्ट एंड 4th करेक्ट, विच ऑप्शन इज मैचिंग, डी आंसर। सो 2 का डी हो गया, पहले का बी था। चलो अब चलते हैं, नेक्स्ट है सी। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैरिड आउट बाय टू थियोडोलाइट मेथड। टू थियोडोलाइट मेथड से किसको कैरी आउट करते हैं, तो आप बता दो। टू थियोडोलाइट नाम तो लिखा था आपने, क्या करते थे उससे, सेटिंग आउट ऑफ कर्व करते थे, सर्कुलर कर्व रेंजिंग थी, कहीं लिखा है इसमें, सर्कुलर कर्व रेंजिंग पहला ही ऑप्शन है। टैक्योमेट्रिक सर्वे नहीं है, ये जियोडेटिक नहीं है, एस्ट्रोनॉमिकल नहीं है, ये क्या है, सर्कुलर कर्व रेंजिंग है। ए इज द ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 3। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 4, इफ एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन of a simple curve is theta and its radius is r, then the length of longest chord 2r sin theta by 2, कौन सी ऑप्शन हो जाएगी, 2r sin theta, बी ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। देखो लिखा है द चेनेस ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ टू स्ट्रेट, चेनेस दिया हुआ है, दो स्ट्रेट का चेनेस। चलो ठीक है, यहां पे क्वेश्चन नंबर 5 में इस पॉइंट का चेनेस दिया हुआ कितना, 1585.6, ठीक है। एंड द एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन इज 100, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन, देखो एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ना इस साइड होती है, अंदर वाली एंगल होती है, कितनी, 140 डिग्री। तो आप बताओ डिफ्लेक्शन कितनी बनी फिर, 40 डिग्री। आई रिपीट, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन जो दोनों टेंजेंट के बीच में अंदर की तरफ एंगल बनती है वो होती है, तो बाहर की तरफ जो एंगल बनी वो डिफ्लेक्शन कितनी हो जाएगी, 180 माइनस 140 इज इक्वल टू 40 डिग्री। तो बेसिकली आपको डेल्टा मिल गया कितना, 40 डिग्री। आगे देखते हैं, रेडियस लिखा गया क्वेश्चन में, रेडियस कितना है, 600 मीटर। तो दो चीजें पूछा है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ कर्व एंड व्हाट इज द टेंजेंट डिस्टेंस। आप बता दो टेंजेंट डिस्टेंस, टेंजेंट लेंथ निकालोगे कैसे, सो दिस इज r tan डेल्टा बाई 2 और लेंथ ऑफ कर्व 2 पाई r अपॉन 360 इंटू डेल्टा, दोनों की वैल्यूज पुट कर लेते हैं। ये हो जाए 600 tan 40 बाई 2 और ये हो जाएगी 2 पाई इंटू 600 डिवाइडेड बाई 360 इंटू 40, चेक कर लो। सो ये आ जाएगी, दिस इज 600 इंटू 1020, दिस वैल्यू इज 218.38, ठीक है। ये आ जाएगी कितनी, दिस इज 2 पाई into 600 into 40 whole divided by 360 and this is whole divided by 360 and this comes out as 418.879, ठीक है। सो आप देखो कॉन्सेप्ट ये है ना इसके पीछे कि आपके पास इस क्वेश्चन में एक सरप्लस डेटा दिया हुआ है, क्या, चेनेस, क्या इसका यूज आएगा कभी लेंथ के लिए, कभी नहीं, तो किस लिए दिया हुआ है, आपको कंफ्यूज करने के लिए। सरप्लस डेटा इज द ट्रिक टू कंफ्यूज यू, तो कंफ्यूज होना नहीं है, आप समझ लीजिएगा ये सब एक साजिश है जिससे आपको फंसाया जा सके क्वेश्चन में, फंसना नहीं है इन सब में, ठीक है। देखो 2 आ गया, ऑप्शन चेक कर लो कौन सा आ रहा है। सो 218 एंड 418, सी आ गया आंसर इसका, ठीक है। 218 पहले टेंजेंट डिस्टेंस पूछा था और उसके बाद लिखा है लेंथ ऑफ कर्व, तो 218 एंड 418 हो गया। सो 5 का सी आंसर, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। A circular curve of radius r connects two straight with a deflection angle this, then the tangent length r कितना हो जाएगा, r tan डेल्टा बाई 2 हो जाएगा। सो डेल्टा बाई 2 अगर लिखें, सो दिस इज r की वैल्यू तो r है, बस tan 60 की वैल्यू निकालनी है। सो ये हो जाएगी 1.732 r, विच ऑप्शन, सी tan डेल्टा बाई 2 हो जाएगा, कहानी खत्म। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा है For a chord of 60 meter, the mid ordinate of circular curve of 50 meter radius। अब इसको जरा समझो, इस क्वेश्चन में क्या लिखा है, थोड़ा अलग तरीके से दिया हुआ है, उसमें देखो लिखा है a chord of 60 meter, for a chord of 60 meter, चलो ये है 60 मीटर की chord, ठीक है, 60 मीटर की chord है, और उसके बाद लिखा है the mid ordinate for the circular curve, mid ordinate for the circular curve of 50 meter radius will be,
ठीक है, यही दिखाता हूं। ये वाली रेडियस कितनी है 50 मीटर और ये कितना दिया हुआ है, दिस इज 60 मीटर। तो जब ये 60 है तो यहां से यहां 30 बोल सकते हैं क्या, और ये भी यहां से यहां कितना बोलेंगे 30, और ये यहां से यहां कितनी हो जाएगी। सो ये C है, ये D है, ये O है। आप बता दो OC इज इक्वल टू 50 मीटर। ठीक है, और अब यहां से बस ये वाली वैल्यू निकालने के लिए OD निकाल लो। तो OD के लिए क्या लिख सकते हैं हम लोग, आप खुद बता दो। OD इज इक्वल टू दिस स्क्वायर माइनस दिस स्क्वायर लिख सकते हैं, पाइथागोरस लगा लो। सो दिस OD, लेट्स कैलकुलेट OD, एंड दिस इज इक्वल टू इन दिस राइट एंगल ट्रायंगल, ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है इसमें एक साइड है 30, दूसरा है ये वाला 50। सो आई कैन राइट ये कितनी हो जाएगी, इट इज 50 स्क्वायर माइनस 30 स्क्वायर। बताओ कितनी हो जाएगी, दिस इज 50 स्क्वायर माइनस 30 स्क्वायर एंड दिस इज अंडर रूट 40 आ रही है। सो ये आ जाएगी 40 मीटर। तो जब ये हो गई 40 मीटर यहां से यहां, ये हो जाएगी 40 एंड टोटल हो जाएगी 50। तो आप बताओ CD जो मिड ऑर्डिनेट है OC माइनस OD, OC की वैल्यू O से C 50 मीटर एंड O से D 40 मीटर, 10 मीटर आ गई क्या। कौन सा ऑप्शन है देखो इसमें, सो A ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 7 A ऑप्शन। ठीक है, आगे देखो एक और क्वेश्चन इसमें रह गया है, क्वेश्चन नंबर 8 है, उसको भी देख लो। लिखा है 2 straight lines intersect at an angle of 60 degree and the radius of curve joining the 2 straight line is 600 meter। so इसको मैं सॉल्व कराता हूं, लेकिन उससे पहले देखो इसमें क्या पूछा, लेंथ ऑफ लॉन्ग कॉर्ड एंड मिड ऑर्डिनेट्स ऑफ द कर्व। देखो क्वेश्चन नंबर 8 में द 2 straight lines intersect at an angle of 60 degree। इंटरसेक्ट किया है ना, तो इंटरसेक्ट कहने से तो मतलब ये हुआ कि इंटरसेक्शन एंगल दिया हुआ है। अब इसमें पहले आप समझ लो कि एज पर द लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन दिस इज 60 डिग्री, लेकिन पहले ये समझ लो देयर इज अ मिस्टेक इन द क्वेश्चन इटसेल्फ। पहले आप समझ लीजिए मिस्टेक इन द क्वेश्चन इटसेल्फ। दिस वाज आस्क्ड इन गेट 2007। इस क्वेश्चन के अंदर मिस्टेक होने के कारण चैलेंज किया गया है इस क्वेश्चन को, ठीक है, और चैलेंज करने के बाद इसको बोनस मार्क्स दिया गया इस क्वेश्चन में। तो कंफ्यूज नहीं होना है, जो एंगल लिखा है इंटरसेक्शन एंगल लिखा है, लेकिन जो ऑप्शंस दिए हुए हैं क्वेश्चन में वो इसको 60 लेकर के दिया हुआ है। तो इस पे क्वेश्चन में जब सॉल्व करोगे ना क्वेश्चन नंबर 8 को, तो आपका आंसर मैच नहीं करेगा, क्योंकि इसमें बोनस मार्क्स है। ये एक मिस्टेक था इस क्वेश्चन के अंदर। क्या मिस्टेक था मैं बता दे रहा हूं, आप लैंग्वेज पढ़ो, क्वेश्चन के अंदर मिस्टेक नहीं है, ऑप्शंस गलत दिया हुआ है, ऑप्शंस गलत दिया हुआ है। अगर आप 60 लेकर के सॉल्व करोगे ना, मैं आपको सॉल्व करके दिखा देता हूं अभी, तब आपको समझ में आएगा ये क्या मिस्टेक था। इनके हिसाब से लिखा है कि 2 लाइन इंटरसेक्ट एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, इसका मतलब एंगल ऑफ इंटरसेक्शन दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ 600 मीटर। निकालना क्या है, लेंथ ऑफ द लॉन्ग कॉर्ड। लॉन्ग कॉर्ड का लेंथ निकालेंगे तो सबसे पहले लॉन्ग कॉर्ड ये हो जाएगी 2r साइन डेल्टा बाई 2, तो दिस इज 2 इंटू 600 इंटू साइन 60/2 निकाल लेंगे अभी। और क्या पूछा, मिड ऑर्डिनेट, मिड ऑर्डिनेट, तो ये कितनी हो जाएगी, दिस इज r 1 माइनस कॉस डेल्टा बाई 2, तो ये हो जाएगी 601 माइनस कॉस, सॉरी ये डेल्टा होती है ना, तो ये वाली वैल्यू हो जाएगी 120 इसके रेस्पेक्ट में। सो आई कैन राइट इट इज 120/2, ठीक है। और यहाँ पे जो डेल्टा बाई 2 है ये भी हो जाएगी 120/2। आप पहले ना समझ लो क्वेश्चन को। क्वेश्चन में क्या लिखा कि 2 लाइंस इंटरसेक्ट एट एन एंगल ऑफ समथिंग, तो ये जो एंगल है वो एंगल ऑफ इंटरसेक्शन हो गया। लेकिन ये जो फार्मूला है उसमें ये डेल्टा क्या है, इंटरसेक्शन है या डिफ्लेक्शन है, डिफ्लेक्शन, तो ये बाहर वाली वैल्यू है, तो डेल्टा की वैल्यू कितना लिखेंगे 120 डिग्री, ठीक है। और ये 120 डिग्री के हिसाब से सॉल्व करो, आपका आंसर मैच ही नहीं करेगा, क्योंकि इसमें बोनस मार्क्स दिया हुआ है। ये क्वेश्चन में मिस्टेक था डेल्टा लिखने में। सो इसका अब मैं करेक्ट आंसर जो निकाल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं क्वेश्चन में मिस्टेक है, अब मैं इसको करेक्टली सॉल्व कर रहा हूं। सो देखो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी,
So this is 2 into 600 into sine 60, 120 by 2. So this value comes out as 1039.23 और इसकी वैल्यू देख लो तो ये हो जाएगी 600 1 minus cos 60 and this value comes out as 300 मीटर। आप देखो ये दोनों वैल्यूज निकल के आ रही है। सो एक है 1039.25 लॉन्गेस्ट कॉर्ड और मिड ऑर्डिनेट आ रही है 300। So this is what the answer coming for this. But if you match with the solution, then there is no any option is matching. तो मिस्टेक क्या था क्वेश्चन में? मिस्टेक ये था कि उन्होंने जो आंसर डिजाइन किया ना उसमें गलती से डेल्टा की वैल्यू 60 लेकर के सॉल्व कर दिया है। अब आप 60 लेकर सॉल्व करो तो आंसर मैच कर जाएगा, लेकिन लैंग्वेज के हिसाब से वो आंसर करेक्ट नहीं है। ठीक है, तो आप पहले ये देख लो कि ये जो हमने आपको शो किया है ना, दिस आर द करेक्ट आंसर एज पर द क्वेश्चन। करेक्ट आंसर। आप समझ लीजिए कि गेट एग्जाम में कई बार जो अथॉरिटी की तरफ से मिस्टेक्स हो जाते हैं उसको आपके पास ऑप्शन होता है कि आप उसको चैलेंज कर सकते हो। चैलेंज करने के बाद अगर आपका क्लेम करेक्ट है तो वो उस क्वेश्चन को होल्ड करते हैं और उस पर बोनस मार्क्स देते हैं, वेदर यू हैव अटेम्प्टेड और नॉट अटेम्प्टेड, सबको इक्वल मार्क्स उस क्वेश्चन का मिल जाता है, उसको बोलते हैं बोनस। तो ये क्वेश्चन उसी में से एक है जिसमें मिस्टेक हुआ है गेट से। मिस्टेक क्या हुआ है कि उन्होंने जैसा लैंग्वेज लिखा है उसके हिसाब से डेल्टा की वैल्यू 120 होनी चाहिए और सोल्यूशन 120 के हिसाब से निकलनी चाहिए थी। उन्होंने सॉल्व करने में और उन्होंने जो ऑप्शन डिजाइन किया है उसमें एक मिस्टेक कर दिया है कि उन्होंने डेल्टा की वैल्यू 60 पे सॉल्व कर दिया है। तो जब 60 पे सॉल्व करोगे ना तो आपका ऑप्शन मैच कर जाएगा, लेकिन मैं आपको बोलूंगा ही नहीं, मैं बोलूंगा जैसा लैंग्वेज वैसा सॉल्व करना है, ऑप्शन मिलाने के चक्कर में मत रहना। ठीक है, चलो ये यहां पे कंप्लीट हो गया। सो क्वेश्चन नंबर 8, सिंस इट इज अ चैलेंज्ड क्वेश्चन, ऑप्शंस आर रॉन्गली गिवन, so the correct answer for this question is going to be this. ठीक है, so here if you see this workbook in question number in chapter number 8 curve, then every part is already finished. जितने भी क्वेश्चन थे वो सब के सब कंप्लीट हो गए हैं। ये चैप्टर यहाँ पे कर्व कंप्लीटली फिनिश हो गया है। आई होप कि आपको ये कर्व चैप्टर पूरी तरीके से समझ में आ चुका होगा। अब यहाँ पे मैं क्लास को स्टॉप करता हूँ। अगली क्लास में हम लोग अगला टॉपिक डिस्कस करेंगे, विच इज accuracy and errors, which is chapter 9. Thank you.